गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान IAS अकेडमी राजनांदगांव, और आप सबके सामने फिर से एक बार मैं मौजूद हूं। तो आप सभी को जय श्री राम, जय जोहार। तो आज जो है मैं BA, BSc और साथ ही साथ BCom, ठीक है, BA, BSc और BCom के जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, ठीक है, हिंदी भाषा, उसको लेकर के मैं आया हूं। और मैं चाहता हूं कि BA के जितने भी छात्र हैं, BCom के और BSc के जितने भी छात्र हैं, उन लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सके, ठीक है। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी आपके चित परिचित में जो भी लोग होंगे जो क्या कर रहे होंगे, BA, BCom या BSc का कोर्स कर रहे होंगे, ठीक है, तो ग्रेजुएशन कोर्स जो कर रहे होंगे, उनको आप क्या करिएगा, इस वीडियो को सजेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आपके द्वारा जो है बहुत साथ दिया गया है B.Ed के छात्रों के लिए, जो अभी मैंने वीडियो बनाया था उसमें, ठीक है, उसको लेकर के आपने बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अब मैं चाहता हूं कि जो भी आपके चित परिचित है उसको जो है ये लाभ जो है वो पहुंच सके। इसके लिए आप क्या करिएगा, जो भी आपके चित परिचित में होंगे, दोस्त होंगे, यार होंगे या फिर आपके रिश्तेदार होंगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल उनको ये जो वीडियो है सजेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर BA, BCom और BSc के जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट रहेंगे, मैं उसको लेकर के यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। हम इसमें यहाँ पर पूरा आपको बताएंगे क्या आंसर फॉर्मेट की, कैसे आपका आंसर फॉर्मेट रहना चाहिए, किस तरीके से आप लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पहले पेज या दूसरे पेज में दोनों को मिला करके सिनॉप्सिस आपको वहाँ पर बना लेना है कि आप अपने आंसर में क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। या फिर जब आप क्या करेंगे, आप अपना आंसर राइटिंग कर लेंगे पूरा, ठीक है, उसके बाद जो भी आपके वहां पर हेडिंग्स वगैरह रहेंगे या फिर सब हेडिंग्स रहेंगे, उनको मिला करके आप एक पहले या दूसरे पेज को जब आप खाली छोड़ दे रहेंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे, सिनॉप्सिस को क्या कर देंगे, वहां पर मेंशन कर देंगे कि हमने अपने आंसर राइटिंग में, आंसर फॉर्मेट में ये सब चीज क्या है इंक्लूड किया है करके, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके आप क्या करिएगा, उसको अक्षर को बड़ा बनाने का कोशिश करिएगा। साथ ही साथ उन अक्षर वो जो क्या रहेंगे, शब्द रहेंगे, उनके बीच में थोड़ा सा गैप रखते हुए और बड़ा बड़ा आपको मतलब लिखते हुए चलना है। साथ ही साथ आपको ऊपर के 1 या 2 लाइन और नीचे के भी 1 या 2 लाइन में आपको कुछ नहीं लिखना है। ये आपका अप्रोच रहना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो आंसर लेंथ रहेगा वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि आप जो है दोनों साइड, ठीक है, जो आपका कॉपी का मार्जिन रहेगा उसके दोनों साइड आप क्या कर सके, लाइन खींच करके लिख सके, जिससे स्पेस कम हो जाएगा और आपका आंसर लेंथ बड़ा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक, ठीक। हाँ, फिर आते हैं अपन अपने पहले टॉपिक पर, ठीक है। पहला यूनिट का पहला टॉपिक है हिंदी भाषा का। सब्जेक्ट है कौन सा, हिंदी भाषा। ये कॉमन सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। यही है क्या, प्रथम प्रश्न पत्र, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन हमने उठाया है वो है पल्लवन का अर्थ, उसका महत्व या उपयोगिता, उसकी परिभाषा, ठीक है, और उसकी विशेषता। साथ ही साथ इसमें मैंने जो है एक दूसरा क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया है, जो है कुशल पल्लवन कर्ता या विचारक या फिर सॉरी विस्तारक, ठीक है, विचारक नहीं, ये होगा विस्तारक के गुण बताइए कि किस तरीके से उसमें एक जो है गुण रहेगा, अगर वो कुशल क्या है, पल्लवन करता है या विस्तार करता है उसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताएंगे पल्लवन का अर्थ। पल्लवन का अर्थ क्या होता है, तो पल्लवन का अर्थ होता है फैलना या फैलाव, ठीक है, या फिर उसी को ही हिंदी में अगर बोला जाए तो ये बोला जाता है विस्तार या विस्तारीकरण या विशदीकरण। क्लियर है, ठीक है। तो सुगठित या सुगुम्फित जो विचार या भाव होते हैं, उन विचारों को अपनी पूर्णता दिलाने के लिए, यानी कि उनमें स्पष्टता या फिर उनमें संबंध पूरा स्थापित करने के लिए क्या किया जाएगा, जो लेख लिखा जाएगा स्पष्टता पूरा बताने के लिए, तो वही क्या कहलाएगा, पल्लवन कहलाएगा, ठीक है। तो लेखक के मूल मंतव्य को जान करके कि आखिर लेखक ने या फिर जो भी कवि है, जो भी वहां पर क्या है, अन्य जो शायर वायर जो होते हैं, जो भी अगर उन्होंने कोई चीज लिखा है, ठीक है, तो उसको लिखने का पीछे का रीजन क्या है, क्या उसके पीछे की कहानी है, किस भाव से उस लाइन को कहा गया है या लिखा गया है, ठीक है। तो इस मूल मंतव्य को जानकर सुक्ति का पल्लवन ठीक है, यार जो विचार होते हैं उनका पल्लवन किया जाता है, ठीक है। तो सुक्ति में जो है ये जो पल्लवन है वो क्या करता है, गागर में सागर भरने का काम करता है, ठीक है। गागर में सागर भरने का क्या करता है, काम करता है, ये आप बताएंगे,
ठीक। तो पूरा फैला करके जो है आप इसको लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको बता रहा हूँ पल्लवन का अर्थ होता है क्या, फैलाना या विस्तार करना, उसको बड़ा करना, ठीक है, संबंध स्थापित करते हुए। वैसे ही जो है आपको क्या करना है, अपने आंसर को भी विस्तार पूर्वक लिखना है, ठीक है, शॉर्ट में कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। अगला फिर आते हैं अपन परिभाषा, ठीक है। तो परिभाषा बताते हुए आप ये बताएंगे कि हमारे यहाँ जो है, ठीक है, इस पल्लव से संबंधित परिभाषा जो है डॉक्टर वासुदेव नंदन के द्वारा, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, अंग्रेजी विद्वान बेन के द्वारा और टीएस इमाम के द्वारा इसका परिभाषा गढ़ा गया है। और एक जो है आप परिणामी परिभाषा भी लिख देंगे, ठीक है, जो कि ये वाला है, ठीक। तो पहले आप बताएंगे डॉक्टर वासुदेव नंदन ने क्या कहा है। तो इन्होंने बोला कि सुगठित या सुगुम्फित विचार या भाव को विस्तारित करना ही क्या कहलाएगा, पल्लवन कहलाएगा करके। फिर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा यह बोला गया कि पल्लवन उत्पन्न करना अर्थात विषय का विस्तार करना ही क्या है, यहाँ पर पल्लवन है करके। फिर अंग्रेजी विद्वान बेन, इनके द्वारा बोला गया कि किसी विचार के मूल भाव को पैराग्राफ या अनुच्छेद में विस्तारित करना, ठीक है। यहां पर बात आ रहा है किसका, मूल भाव का, ठीक है। तो मूल भाव कहने का मतलब एक्चुअली में वो कहना क्या चाह रहे हैं, उस भाव को समझ करके ही उसके बारे में लिखना ही क्या हो जाएगा, पल्लवन हो जाएगा। ना कि आप अपने हिसाब से वहां पर कुछ अर्थ निकालते हुए उसको लिखते चल रहे हैं। तो अपने से नहीं करना है, यानी कि अवांछनीय चीजें आपको नहीं करनी है, उसमें जबरदस्ती कोई भी चीज आपको लिख करके नहीं आना है। तो जो पूछा गया है वैसे ही पूरा उसको आंसर फॉर्मेट में आप क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो अपने से हुलजुलुल नहीं लिख देना है भाई, ठीक है। फिर है टीएस इमाम, इनके द्वारा क्या कहा गया कि यह विचार निरूपण की प्रक्रिया है, ठीक है, विचार को अपना निरूपित करना है कैसे वो हो गया। फिर ये जो है विचार विमर्श का प्रसारण होता है इससे पल्लवन से, ठीक है। विचार विमर्श जो भी रहेंगे उसका क्या होता है, विस्तारीकरण या प्रसरण होता है। प्रसरण मतलब फैलाना, ठीक है। फिर है आप इन चारों के द्वारा जो भी यहाँ पर क्या बोला गया है, परिभाषा गढ़ा गया है, बोला गया है, उसके आधार पर एक परिणामी आप क्या बताएंगे, परिभाषा बताएंगे कि किसी सुक्ति, सुभाषित, सुगठित, सुगुम्फित विचार वाले आदर्श वाक्य के मूल भाव को तर्क सम्मत व उचित शैली में, ठीक है। तर्क सम्मत मतलब लॉजिकल चीजों के साथ आप उनको देखेंगे और ऐसी भाषा शैली में गढ़ेंगे जिसके द्वारा आप उदाहरण भी प्रस्तुत करें, उसका विवरण भी दें, अपने दृष्टिकोण को भी आप वहां पर क्या कर सके, व्यक्त कर सके। तो इसी को ही विस्तारित करना क्या होगा, पल्लवन कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका परिणामी परिभाषा, इन चारों के परिभाषाओं को मिला करके। फिर आते हैं यहाँ पर अपन पल्लवन की उपयोगिता या महत्व क्या है, ठीक है। तो इससे जो है लेखक के विचार, जो विचारक होते हैं उनके विचारों को समझने में क्या होगा, यहाँ पर अपने को एक उचित माध्यम मिल जाएगा। इसके द्वारा जो भी कोई जन सामान्य के लोग हैं उन लोग क्या करेंगे, उस बात को समझ पाएंगे जो उन विचारकों ने, उन लेखकों ने गहन शब्दों में कहा है, शॉर्ट उसमें क्या कर दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है। तो उसी को पूरा व्याख्या करते हुए जब बताया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पल्लवन कहलाएगा, ठीक है। और ये पल्लवन के द्वारा ही जो है जो जन सामान्य के जो लोग रहेंगे उन लोग उन विचारों को समझेंगे, ठीक है। फिर है विचारों को व्यक्त करने का उचित माध्यम है, ठीक है। जो भी हमारे आदर्श पुरुष रहे हैं, जैसे अपन बोलेंगे विवेकानंद जी, ठीक है, तो उन्होंने कहा है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने परिश्रमी बनने के लिए क्या कहा है, उन्होंने ये थॉट बोला है। तो भाई उठो जागो, तो आप रोज जाग रहे हो, उठो जागो मतलब आपके उठने और जागने से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, आपके अंदर संकल्प होना चाहिए। संकल्प आप विकसित कर लो और तब तक उस संकल्प को करने के लिए परिश्रमी बने रहो जब तक वो आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। तो उठो जागो मतलब हर दिन उठना है और जागना है, ऐसे नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही जो है समझने का क्या हो जाएगा, उचित माध्यम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है आप विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। इसके भाषा व विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति के अनुरूप होते हैं, ठीक है। इसकी जो भाषा होती है और इसके जो विचार होते हैं, जो भी उस विचार को व्यक्त कर रहा है उस व्यक्ति के अनुरूप क्या होगा, ये पल्लवन होगा, ठीक है। मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे समझ रहा हूँ, उसको मैं अपने हिसाब से व्यक्त करूंगा। कोई दूसरा जो है किस तरीके से सोच रहा है, समझ रहा है, ठीक है, वो अपने हिसाब से व्यक्त करेगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव मैटर हो जाएगा, ठीक है, व्यक्ति के अनुरूप ही, ठीक है। जो भी वहां पर उसको विस्तारित कर रहा है उस व्यक्ति के अनुसार ही वो पल्लवन लिखा जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर रामचंद्र जो शुक्ल जी हैं, आचार्य जी, ठीक है, साथ ही साथ सरदार पूर्ण सिंह, इन्होंने ये बोला है कि विचारों के व्याख्या को क्या किया है, इन्होंने अपेक्षा किया है कि जो भी विचार होते हैं उसका व्याख्या बिल्कुल होना ही चाहिए करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता देंगे उपयोगिता पल्लवन का। फिर आते हैं विशेषताओं पर,
ठीक है। तो विशेषता में जो भी पल्लवन लिखा जाएगा उसमें स्पष्टता एवं उचित विस्तार होना चाहिए, ठीक है। उचित विस्तार कहने का मतलब यहाँ पर जो भी गद्य पद्य लोकोक्ति मुहावरा, ठीक है, जो भी उक्ति वगैरह है, ये जन सामान्य के समझ में नहीं आता तो उसको समझ आने वाले भाषा शैली में, ठीक है, और स्पष्टता के साथ जब लिखा जाएगा तभी ये पल्लवन का जो है सार्थकता सिद्ध होगा, ठीक है। तो उचित तरीके से हो, जबरदस्ती का कुछ आपको नहीं लिखना है ऐसा वाला, ठीक है। मतलब पल्लवन लिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के आ जा रहे हैं, ऐसा टाइप का नहीं, ठीक है। जो भी आपको बोला गया है उस उक्ति मुहावरा लोकोक्ति में उसके पूरे मूल अर्थ को समझना है, उसके बाद ही आपको लिखना है, ठीक है। फिर है दूसरा कल्पनाशीलता व सृजनशीलता, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो पल्लवन करता जो व्यक्ति रहेगा, जो पल्लवन करते रहेगा, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने बौद्धिक क्षमता का यूज करेगा कि वाकई में ये जो लिखा गया, ये जो विचार है या जो उक्ति है, ठीक है, ये जो गद्य पद्य है, ये वाकई में इसका अर्थ क्या है उसके हिसाब से फिर मैं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो पहले वो अच्छे से समझेगा, जानेगा उसको, मतलब अपने बुद्धि का क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है, ठीक है। तो उसके द्वारा ही फिर व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो लिखने का कोशिश करेगा। अब इससे जो है उसकी कल्पनाशीलता का कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या वहां पर वो सृजन कर सकता है, इसका विकास होते चलेगा, ठीक है। फिर है अध्ययनशीलता। तो जो भी व्यक्ति क्या होगा, अध्ययनशील होगा, वही जो है उचित भाव की समझ रख पाएगा। मतलब जो जितना ज्यादा पढ़ेगा, जितना ज्यादा समझेगा, वही व्यक्ति क्या कर पाएगा, वो जो शब्द लिखे हैं उस विचार में, उस उक्ति में या फिर उस गद्य पद में, उसके विचार के उस मूल भाव को समझ पाएगा। वही फिर क्या बन सकता है, एक कुशल कुशल जो है क्या बन सकता है, विचारक या फिर यहाँ पर विस्तार कर्ता बन सकता है, ठीक है। फिर भाषागत सुबोधता हो, ठीक है, यहाँ पर भाषागत सुबोधता से स्पष्टता व सुबोध भाषा में ही पल्लवन जो है पूर्ण होता है, ठीक है। मतलब आप जिस भाषा में लिख रहे हैं उसमें आपका पकड़ रहना चाहिए और उस भाषा को जब आप पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, जाने रहेंगे, तभी उनके शब्दों के अर्थ को भी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो तभी जो है आप स्पष्ट तरीके से या फिर सुबोध, मतलब सभी के समझ में आए इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने पल्लवन को लिखेंगे, ठीक है, विस्तार करेंगे उन शब्दों का, उन विचारों का, तभी जो है आपका पल्लवन क्या हो पाएगा, पूर्ण हो पाएगा, ठीक है। भाषा का सुबोधता अपनाकर पल्लवन लेखन की सफलता को सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। फिर है अगला, कुशल पल्लवन करता या विस्तारक के क्या गुण होने चाहिए, ठीक है। तो कोई जो कुशल पल्लवन करता है, ठीक है, सबसे पहले तो है वो गहन अध्ययनशील हो, कहने का मतलब बहुत अच्छा पढ़ने वाला हो, समझने वाला हो, जो भी पढ़ा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है उसको समझने वाला हो, ठीक है। उसको कला, विज्ञान, दर्शन, इतिहास, इससे संबंधित बुक्स जो रहेंगे, पत्र पत्रिकाएं रहेंगे, जो भी वहां पर मैगजीन्स वगैरह रहेंगे, उसको पढ़े, उसको समझे, वाकई में वो लिखा क्या है, क्या बोलना चाह रहा है, ऐसे करके, ठीक है। तभी जो वो जो है वो क्या करेगा, जो भी विचार प्रस्तुत किए जाएंगे उसके समक्ष, उसको वो समझ पाएगा और उसके व्याख्या को कर पाएगा वो, ठीक है। फिर है सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि, ठीक है। तो सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि कहने का मतलब बारीकी से समझ रखे, जो भी बातें बोली गई है, जो भी वहां पर विचार बोले गए हैं, जो भी वहां पर उक्तियां या सुक्तियां जो रखी गई है, उसके मूल भाव को समझ ले तत्काल रूप में। तो ये इस तरीके से क्या होना चाहिए, उसका सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि होना चाहिए। फिर जो है तार्किकता। तार्किकता यहाँ पर मतलब तर्कसम्मत विचार सारणी का क्या कर सके, पल्लवन कर सके, ठीक है। तर्कसम्मत कहने का मतलब लॉजिकल चीजें ही लिखे, जबरदस्ती का फालतू का चीज को ना लिखे। तो भाई तार्किकता जब आपके अंदर रहेगी तभी आप तर्कसंगत उन चीजों को कर पाएंगे जो आपको दिया गया है, जो भी उक्ति दी गई है या फिर जो भी विचार आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। फिर तटस्थता, मतलब आप जो है किसी एक विचार, किसी एक लोग के साइड आप नहीं झुकेंगे, ठीक है। आप अपने ही विचार को नहीं करेंगे, जो भी वहां पर बोला गया है उसी के मूल भाव को समझते हुए आप लिखेंगे, ना कि आप अपने विचारों को वहां पर लिखेंगे। तो तटस्थता यहाँ पर जरूरी है, वो जो व्यक्ति जो पल्लवन करता है या जो क्या रहेगा विस्तार करता है उसके लिए, ठीक है। फिर व्याख्या शक्ति संपन्न होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो है बीच बीच में उचित जो है उदाहरण देते रहे, दृष्टांत अपना पेश करते रहे कि हाँ ये ऐसा है, वैसा है, वैसा करके, ठीक है। तभी जो है क्या कर सकता है, वो उक्तियों की व्याख्या अच्छे से कर पाएगा और इससे जो है जो भी लोग रहेंगे जन सामान्य के, उन लोग समझने में उनको आसानी होगा, ठीक है। फिर है भाषाधिकार, ठीक है। भाषाधिकार कहने का मतलब उस व्यक्ति को भाषा की समझ होना चाहिए, तभी जो है उस भाषा में जो भी शब्द रहेंगे उनके जो भी भाव हैं उसको समझ पाएगा, ठीक है। और समझ करके जो है वो व्याख्या उसका कर पाएगा, ठीक है। तो इससे जो है अभिव्यंजना शैली में क्या हो जाए, वो जो व्यक्ति है वो दक्ष हो जाएगा। अभिव्यंजना कहने का मतलब
एक जो शब्द बोला गया है उसको किस किस तरीके से लिया जा सकता है, उसके कितने वहां पर क्या हो सकते हैं, वहां पर अर्थ या व्याख्या हो सकता है, उसके आधार पर ये क्या हो जाएगा, अभिव्यंजना शैली। ठीक है, फिर वो मेधावी होना चाहिए, मेधावी मतलब उसके पास बुद्धि होना चाहिए। ठीक है, तो जन्मजात होता है ये बुद्धि, लेकिन जरूरी नहीं है कि जन्मजात हो तो वैसा का वैसा ही बने रहे। कोई भी व्यक्ति यदि परिश्रमी है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति यदि परिश्रमी है, ठीक है, मेहनती है, वो अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर कार्य कर रहा है, बल लगा रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो इससे जो है वो व्यक्ति क्या हो सकता है, मेधावी बन सकता है। ठीक है, तो भाई आपको भी ऐसे ही करना है। आप जो है जितना ज्यादा हो सके, जो हमारे आदर्श पुरुष रहे हैं, आइडियल्स जो पर्सन्स हैं, उनके बुक्स वगैरह को पढ़िए। ठीक है, तो इससे भी आप क्या होंगे, आप भी तार्किक होंगे, ठीक है, अध्ययनशील होंगे, साथ ही साथ आप क्या होंगे, मेधावी होते चले जाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट में है अभ्यास। भले ही लास्ट में है अभ्यास, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। ठीक है, सबसे आवश्यक गुण उस कुशल जो क्या रहेगा, पल्लवन करता या विस्तारक, उसके अंदर यही गुण होना चाहिए सबसे पहले तो। चाहे वो गहन अध्ययनशील वाला ही क्यों ना हो, ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि क्यों ना रखता हो, तार्किक ही क्यों ना हो, तटस्थ क्यों ना हो, व्याख्या शक्ति संपन्न क्यों ना हो, भाषाधिकार उसका अच्छा हो, ठीक है, या मेधावी हो, लेकिन जब तक उन चीजों का वो अभ्यास नहीं करेगा, पल्लवन का जो है अभ्यास नहीं करेगा, तब तक जो है वो क्या हो जाएगा, वो फेल्ड होता रहेगा। तो इसलिए जो है बोला जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। तो इस तरीके से जो है क्या हो जाएगा, अभ्यास करते रहना है अपने को। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।